एक दिन ये गालियों का शोर तालियों की गड़गड़ाहट में बदल जाएगा। एंड मैं उसी मोटिव के साथ आगे बढ़ता गया। ये मेरा 6th और लास्ट अटैम्प्ट था। दिस वाज माय फाइनल अटैम्प्ट। मेरी लाइफ में भी कई सारे फेलियर्स भी रहे। एज आई सेड इट वाज माय 5th अटैम्प्ट। पूरी जर्नी में कई बार लगता है हमें कि मुझसे नहीं हो रहा है, आई शुड क्विट। नेगेटिविटी को अपने अंदर हैवी ना होने दे, ये बहुत बड़ा मैंने सीखा यूपीएससी की जर्नी से। Criticism from family members or other members. So this you have to bear with it. Some people may not be getting the support that you want from your family members. ये सक्सेस, ये जीत पूरी और पूरी सिर्फ मेरे फादर साहब की सक्सेस है, उनके दृढ़ संकल्प की सक्सेस है। इसके अंदर मोटिवेशन थी भी पापा का संकल्प जो मम्मा को दिया है वो मैंने पूरा करना है। ये मेरे प्रीलिम से 3 महीने पहले की बात है। एक समय ऐसा भी था, हम रोटी पानी में डुबोकर खाया करते थे क्योंकि आर्थिक हालात इतने अच्छे नहीं थे, तो कोचिंग भी नहीं ले पाया। यहाँ तक हालात ये भी थे कई बार कि किताब तक लेने के पैसे नहीं हुआ करते थे। ये सब मुश्किलें ही थीं जिन्होंने मुझे वो बनाया जो मैं आज हूँ। I was facing a court case, difficult फेस था। मैं डिप्रेशन में भी आ गई थी। मैंने अपनी ड्रीम छोड़ ही दिया था लिटरली। मेरे फादर एक ट्रक ड्राइवर हैं। मेरे पिताजी हमेशा ही मोटिवेट करते थे कि बेटा कोई नहीं, करो आप तैयारी और भगवान के कर दे देर नहीं। Hi, my name is Samyak Jain and I have secured an All India rank of 7 in the UPSC CSE 2021. This is my story of how I did it. जब मैं 12th स्टैंडर्ड में था तो मैं साइंस साइड से था एंड उसी के बाद इसी मैंने इंजीनियरिंग कॉलेज ज्वाइन कर गया पुणे में। बट इट वाज ड्यूरिंग माई इंजीनियरिंग व्हेन आई रियलाइज्ड कि मुझे एक प्रॉब्लम है आई साइट में एंड एज टाइम प्रोग्रेसेस वो वर्स होती चली जाएगी। इट इज़ प्रोग्रेसिव इन नेचर। देयरफॉर आई हैड टू ड्रॉप आउट ऑफ इंजीनियरिंग and I had to come back to Delhi because my father had once again been transferred back to Delhi. Therefore, when I came to Delhi, the colleges, the admissions in normal colleges were over, and hence I had no option but to take admission in the School of Open Learning, Delhi University. काफ़ी सारी दिक्कतें आई, काफ़ी सारे चैलेंजेस आए बिकॉज ये प्रॉब्लम बहुत नई थी, चैलेंजेस बहुत नए थे एंड मेरे को समझ नहीं आ रहा था हाउ वुड आई लिव माई लाइफ लाइक दिस बिकॉज सडनली मेरी लाइफ एकदम अपसाइड डाउन हो गई थी। काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हो गई थी, मेरे लाइफ स्टाइल चेंज हो गया था एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली मेरे ख्याल से जो सबसे ज़्यादा महत्व रखता है यहाँ पे कि मेरे को मेरा करियर नज़र नहीं आ रहा था। आई डेंट सी अ फ्यूचर, आई डेंट सी अ वेरी ब्राइट फ्यूचर बैक देन। बट देयर वर सम पीपल इन माई लाइफ, माई टीचर्स, माई पेरेंट्स, माई फैमिली, दे ऑल इनकरेज्ड मी। उन्होंने मुझे बहुत इनकरेज किया कि नहीं आगे हो सकता है, आगे बहुत कुछ है। सो आई कंटिन्यूड अहेड। थर्ड ईयर में के आसपास या फिर जब तो मेरा इंटरेस्ट जर्नलिज्म की तरफ हो गया। मैं काफ़ी ज़्यादा न्यूज़पेपर्स वगैरह पढ़ता था एंड रोज़ाना मेरे को एक हॉबी की तरह न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ने लगा बिकॉज मेरे को कुछ असिस्टिव टेक्नोलॉजीज़ वगैरह मिल गई थी जिनके थ्रू मैं डिजिटल मीडिया पे जो न्यूज़ प्लेटफॉर्म्स है वहाँ से न्यूज़ पढ़ पा रहा था। इसीलिए फिर आगे कंटिन्यू करते वक्त मैं IIMC गया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन न्यू दिल्ली, जहाँ पे मैंने इंग्लिश जर्नलिज्म का कोर्स किया। आसान नहीं था, काफ़ी सारी मुश्किलें थी क्योंकि पहले तो लोगों को पता भी नहीं था कि ये समस्या है एंड कुछ टाइम तक हमने लोगों को बताया भी नहीं था, तो लोगों को कभी ये समझ में भी नहीं आया कि इसने इंजीनियरिंग क्यों छोड़ी, आगे क्या कर रहा है। एंड हम अनफॉर्चुनेटली एक ऐसे सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पे ह्यूमैनिटीज़ को बहुत अच्छी नज़रों से नहीं देखा जाता है, स्पेशली अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं और इंजीनियरिंग छोड़ करके आप इंग्लिश ऑनर्स जैसा कोर्स उठा लेते हैं, तो मोस्ट ऑफ अ फैमिलीज डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाट दिस गाय इज़ डूइंग एंड देयरफॉर मेरे को भी बहुत ज़्यादा वो सब मिला, एक नेगेटिविटी जो सोसाइटी देती है कि ये क्या कर रहे हो, कुछ और क्यों नहीं कर लेते। उस समय वो सब कुछ बहुत मिला, लेकिन क्योंकि जो मैं कर रहा था मुझे उसमें मज़ा आ रहा था, मुझे अच्छा लग रहा था वो, तो मैं आगे कंटिन्यू किया उसको एंड मुझे लगा कि एक दिन ये गालियों का शोर तालियों की गड़गड़ाहट में बदल जाएगा एंड मैं उसी मोटिव के साथ आगे बढ़ता गया। उन तानों से मुझे और ज़्यादा शक्ति मिलती गई। मुझे लगता है कि वही मेरे लिए एक ड्राइविंग फोर्स बन गया कि मेरे को इन सबको कुछ करके दिखाना है। मुझे लगा कि UPSC वो दे सकता है मुझे जो कि शायद जर्नलिज्म या कोई और फील्ड ना दे पाए, एक डायरेक्ट एजेंसी लोगों की ज़िंदगी में एक बदलाव लाने की। आई कैन क्वान्टिफाइबली चेंज पीपल्स लाइफ एंड दैट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट ड्राइविंग फोर्सेस बिहाइंड my UPSC journey. I went on and so in March 2020 when the
corona pandemic struck and the lockdown was imposed upon the entire nation, although it was a very difficult time period for many of us. But I decided to utilize that time. I decided to channelize my energies towards preparing for UPSC examination. And इसलिए फिर तब मैंने UPSC की तैयारी करना शुरू किया. स्टार्टिंग में मटेरियल की थोड़ी सी दिक्कत हुई क्योंकि मुझे मटेरियल डिजिटल फॉर्मेट में चाहिए होता था. तो हाँ, जैसा कि आप समझ सकते हैं कि मैंने सारा सब कुछ डिजिटल फॉर्मेट में ही पढ़ा है, तो एक लैपटॉप से ही पढ़ा है. इसके बाद मैंने 2020 में ही अपना UPSC का फर्स्ट अटैम्प्ट दिया. और तो मेरी तैयारी कुछ महीने की ही थी, मैं पूरी तरह तैयार नहीं था, बट मैं जानता था कि मेरे को एक बार ट्राई देना चाहिए कि अटैम्प्ट्स काफ़ी हैं और कोशिश करके देखते हैं माहौल कैसा होता है, ये तो समझ में आएगा ही, पैटर्न कैसा होता है ये तो समझ में आएगा ही. एंड मुझे लगता है कि वो मैंने सबसे अच्छा डिसीजन लिया, बिकॉज ऑल्दो मैं उस अटैम्प्ट में सक्सीड नहीं कर पाया, बट यू नो फेलियर इज़ अ स्टेपिंग स्टोन टुवर्ड्स सक्सेस, ऐसा कहते हैं. एंड उसमें जो मैंने गलतियाँ की, जहाँ मैंने गलतियाँ की, उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा, उन पे इम्प्रूव किया. मैंने अपने मॉक टेस्ट्स बढ़ाए, अपने अटैम्प्ट्स बढ़ाए. मतलब मैं जितने क्वेश्चंस पहले 100 में से अटैम्प्ट कर रहा था फॉर एग्जांपल प्रीलिम्स में, मैंने उनसे ज़्यादा किए. पहले मैं अराउंड 60-65 अटैम्प्ट कर रहा था एंड मुझे रियलाइज़ हुआ फर्स्ट अटैम्प्ट के बाद कि मेरे अटैम्प्ट्स बहुत कम है. सो आई रेज्ड देम टू अराउंड 80-85 और इवन 90. इन द UPSC 2021 I attempted 87 questions in my prelims examination around. So that was a big change in my strategy towards prelims. That as soon as I started attempting more questions, I started taking calculated guesses. I could immediately see that there is a remarkable increase in my marks, and that is what changed the scores for me. As far as the mains are concerned, मैं इस चीज़ को लेकर के स्टार्टिंग से ही क्लियर था कि जो मेन परीक्षा है वो मेंस है, मुझे प्रीलिम्स में स्टक नहीं हो जाना है. जैसा कि काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स करते हैं कि वो अपने आप को प्रीलिम्स तक कंस्ट्रेंट कर लेते हैं कि प्रीलिम्स निकल जाएगा उसके बाद मेंस की तैयारी करेंगे. बट आई थिंक दैट इज़ द रॉन्ग वे. The guidance and the mentorship that I got in the initial stages of my preparation as well, from some people who have cracked this exam multiple times, they also suggested that you should always keep your main focus on the mains and not the prelims. Prelims is secondary. That is what you should also remember. तो आंसर राइटिंग ज़रूरी है. प्रीलिम्स से पहले ही मैंने आंसर राइटिंग स्टार्ट कर दी थी, एंड क्योंकि मैं 1-1.5 साल से प्रीलिम्स की तैयारी कर रहा था, बाय द टाइम प्रीलिम्स 2021 केम, मैंने 8-10 पेपर भी लिख दिए थे. दैट वुड बी लॉट ऑफ क्वेश्चंस, अराउंड 150 to 200 क्वेश्चंस मैं लिख चुका था. सो ऑल इन ऑल दैट वुड बी अराउंड one क्वेश्चन पर डे. आई थिंक उसकी एवरेज आ जाती है कि आप दिन का कम से कम एक क्वेश्चन लिखें बिफोर प्रीलिम्स. मैं सबसे यही कहता हूँ कि अगर मेरा हो सकता है तो आपका भी हो सकता है, अगर मेरा हो सकता है तो किसी का भी हो सकता है. Just believe in yourself, and I think that is the biggest takeaway from my UPSC journey. When it comes to UPSC, there is no shortcut to hard work, and therefore आप उससे बचने की कोशिश मत कीजिए. आप ये समझ लीजिए कि आपको ज़िंदगी में एक बार हार्ड वर्क करना है और वो अभी करना है. नमस्कार, मेरा नाम हरकीरत सिंह रंधावा है. 2021-22 के सिविल सर्विस एग्ज़ामिनेशन में मुझे 10th रैंक हासिल हुई है. ये मेरा 6th और लास्ट अटैम्प्ट था. दिस वाज माय फाइनल अटैम्प्ट, एंड ऑल्सो आई हैड नो अदर, माय एज हैड ऑल्सो elapsed. सो ये जो अटैम्प्ट था ये मेरा आखिरी चांस था, डू और डाई. मैं इसलिए ये कहना चाहता हूँ कि लोगों को गलत फहमी है कि किसी भी चीज़ में, एग्ज़ाम तो छोड़िए, ज़िंदगी में एकदम से कुछ मिल जाता है, एकदम से कोई सक्सेस हासिल होती है. जो भी आपको सक्सेसफुल दिखता है, जो भी दुनिया में कोई सक्सेस हुई है, वो कुछ हार्ड वर्क तो ज़रूर है,
कुछ गॉड की ब्लेसिंग्स हैं, आपके एल्डर्स, आपके फैमिली फ्रेंड्स की, लेकिन मैं ये कहूँगा कि जो हिडन एक कॉस्ट होता है, हिडन एक सेक्रीफाइस है, वो एक एसेंशियल पार्ट है किसी भी तरह की सक्सेस का। इसलिए मैं चाहता हूँ कि अगर आप लास्ट टाइम या आने वाले एग्ज़ाम में इफ़ यू आर नॉट सक्सेसफुल और इफ़ यू हैव एनी इशू और यू आर नॉट कॉन्फिडेंट, आई वांट यू टू नो, मैं चाहता हूँ कि आप जानें कि आप काबिल हैं। आप जो देख रहे हैं, यू आर केपेबल ऑफ इट। मैं इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि मैं जब 5 बार इस एग्जामिनेशन में सीमा तक नहीं पहुँच पाया, आई कुड नॉट क्लियर, इसमें से 3 times आई कुड नॉट क्लियर इन द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन एंड ट्वाइस बिफोर दिस, 2 बार पहले इससे मैं मेन एग्जामिनेशन में इंटरव्यू में नहीं अपीयर हो पाया। ये मेरा आखिरी अटैम्प्ट और सिर्फ एक लौता इंटरव्यू था। तो मेरा कहने का मतलब है कि इतनी ज़्यादा सेटबैक्स, फेलियर्स फेस करने के बावजूद मुझे हमेशा ये लगा, और आज भी लगा और अभी भी लगता है और फ्यूचर में भी लगेगा, कि कल आज से बेहतर हो सकता है और होगा। और मैं, आप, कोई भी हो, आप आज को जिस हद तक, जितनी एक्सटेंट तक आप सीज़ कर सकते हैं, जो आप एफ़र्ट आज कर सकते हैं, जो आप प्रेपरेशन आज कर सकते हैं, वो आप प्लीज़ करें। एनी ऑब्स्टिकल यू फेस विल बी अनइक्वल टू यू, इट विल बी लेस देन यू, वो आपसे नीचे रह जाएगा, आप उससे ऊपर बढ़ेंगे। और आप इस जर्नी के दौरान, चाहे आप एक अटेम्प्ट में क्लियर करें, चाहे आप, let's say unfortunately some people may have a longer time to get through, you will learn so much about yourself। अपने बारे में आप इतना कुछ जानेंगे, आप दुनिया के बारे में जानेंगे, आप हमारे देश के बारे में तो सब जान ही जाएंगे, हमारी सरकार, हमारी सभ्यता, हमारा कल्चर, हमारे इंस्टीट्यूशंस। इतना एक्साइटिंग एक जर्नी है, आप दुनिया के बारे में भी जानेंगे, आप करंट अफेयर्स के बारे में तो सब जान ही जाएंगे, दुनिया में क्या चलता है आजकल, व्हाट इज़ हैपनिंग, पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल रिलेशंस, इकोनॉमी। इतना एक्साइटिंग एक ये जर्नी है। तो आप इसे एक चैलेंज लें कि आप अपने हॉराइजन्स को, अपने थॉट्स को एक्सपैंड करें। डोंट थिंक कि आपने बस एक डेस्क पे जाके नोट्स खोल के आपने तब पढ़ना है, वो तो आप पढ़ें ज़रूर, लेकिन आप अपने माइंड को, अपनी सोच को, अपने विचार को ब्रॉडन करें जहाँ तक आपसे हो सके। जिस टाइम पे भी आप कहीं बैठे हैं, चाहे आप कुछ इंटरनेट पे अपना टाइम भी रिक्रिएशनल कर रहे हैं, या आप यू हैव सम फ्री टाइम, वट एवर इट इज़, आप थोड़ा सा पढ़ लीजिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप नोट्स बनाएं और आप बहुत इंटेंसिव स्टडी करें, टेबल पे सबको दिखा के कि आप पढ़ रहे हैं, नहीं। मैं कह रहा हूँ कि स्मॉल स्टेप्स, छोटे स्टेप्स भी लें, वो ही धीरे धीरे आपके बड़े स्टेप बनेंगे और उन्हीं स्टेप्स पे आप फिर भागेंगे। दिस एग्ज़ाम इज़ नॉट ए रेस, ये रेस नहीं है, ये मैराथन है। मैराथन में नॉट जस्ट आपकी स्पीड, आपकी एंड्योरेंस का टेस्ट है। सो ये एंड्योरेंस, ये सहनशीलता, ये जो रेजिलियंस है, ये आपके अंदर तभी पैदा होगी जब आपका एक सच्चा मोटिवेशन, सच्चा ड्रीम रहा है। मैंने ये पाया है। इसके साथ साथ पढ़ाई लिखाई तो एक तरफ, करियर, जॉब, दिस इज़ ऑल वन साइड, बट आई विल सजेस्ट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ लाइफ में आपकी फैमिली तो है, आपकी हेल्थ भी है, आप जो ऑल माइटी को मानते हैं वो भी है, लेकिन मैं कहूँगा कि आपके लाइफ का बैलेंस, इन सब चीज़ों के बीच में आप अगर बैलेंस्ड रहेंगे, अगर आप इन चीज़ों को अपने प्रॉपर पर्सपेक्टिव में ले सकें। मैं ये मानता हूँ कि मुझसे थोड़ी सी जहाँ तक अगर रिग्रेट रही कि मैं थोड़ा सोशली कट ऑफ हो गया, या मैं थोड़ा सा लेट्स से विड्रॉन हो गया, बिकॉज पढ़ाई के दौरान थोड़ा सा आप आउट ऑफ सोसाइटी हो जाते हैं, दैट्स अ नॉर्मल प्रोसेस। पर मैं कहूँगा कि आप अपने फ्रेंड सर्कल के साथ इन टच रहिए, अपने टीचर्स के साथ, अगर आप कहीं पे, इफ़ यू आर अ स्टूडेंट, इफ़ यू हैव एनी मेंटर्स, आपसे जो सीनियर हैं, आपकी फैमिली तो आपके फर्स्ट सपोर्ट हैं, योर मदर, योर फादर, योर सिबलिंग्स इफ़ यू हैव एनी, आपके भाई, आपके बहन, आपके पेरेंट्स आपके लिए सबसे ज़रूरी हैं इस अटेम्प्ट में, क्योंकि वो आपको फ़िज़िकल सपोर्ट तो देंगे,
पर आपको उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि वो आपको मॉरल और इमोशनल सपोर्ट देंगे, क्योंकि वो ही समझ सकते हैं कि क्योंकि आप उनके बच्चे हैं, आप उनसे आए हैं, वो जानते हैं कि आप में क्या क्षमता है, वो समझते हैं कि आप क्या ड्रीम रख के चले हैं दुनिया में। तो अपने पेरेंट्स, अपने फैमिली, अपने फ्रेंड्स, सोसाइटी एट लार्ज के साथ इंटेग्रेटेड रहिए। प्लीज़ बी फिज़िकली एक्टिव, लाइक जस्ट ऑफन टाइम्स आप कभी मन करे तो मूवी देख लीजिए, मन करे तो गाने सुनिए, वॉक पे जाइए, दोस्तों के साथ हैंग आउट कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप पढ़ाई पे कम ध्यान दें, मैंने कहा कि आप बैलेंस करें। आपकी पढ़ाई, आपका प्रोग्रेस, आपकी जो मेंटल हेल्थ, फिज़िकल हेल्थ, सब एक साथ चलेंगे, तभी आप आगे एक साथ चलेंगे, आप आगे बढ़ेंगे। जहाँ तक भगवान की बात है, मैं कहूँगा कि आप जिन भी भगवान में मानते हैं, आपकी जो भी मान्यता है, आप सच्चे दिल से उन्हें प्रे करें, वो आपको ज़रूर आपकी कामना पूरी करेंगे। मैं ये कहूँगा कि काफ़ी हद तक इस एग्ज़ाम में या किसी एग्ज़ाम में या किसी भी लाइफ के एंडेवर में, चाहे आप कुछ भी कर रहे हैं, चाहे आप लॉ में जाना चाहते हैं, चाहे आप जर्नलिज्म में जाना चाहते हैं, कुछ भी, उसमें आपके सामने एक बैरियर हमेशा आएगा। वो डिस्कम्फर्ट का बैरियर है, वो इनकन्वीनियंस का बैरियर है, वो सेक्रीफाइस का बैरियर है कि आपको थोड़ी सी तंगी के थ्रू निकलना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको अपने ज़िंदगी के कंफर्ट जोन से बाहर जाना पड़ेगा। एक बार आपने वो कर लिया, फिर आप अपने ड्रीम के और पास चले जाएंगे और फाइनली अचीव कर लेंगे। डिफ़िकल्टीज़ हर किसी की लाइफ में आती हैं, मेरी लाइफ में भी रही, कई सारे फेलियर्स भी रहे। एज आई सेड, इट वाज माय 5th अटेम्प्ट। और मेरी पूरी जर्नी में जो सबसे बड़ा रोल रहा वो मेरी मदर का ही रहा। एज आई सेड, शुरू में भी उन्होंने ही सपना दिखाया था। फिर शी टुक VRS इन 2020। उस समय बहुत ज़्यादा मटेरियल नहीं था सोशल मीडिया पे भी, तो माई होल फैमिली डिसाइडेड टू रिकॉर्ड द बुक्स फॉर मी। 2017 में मैंने स्मार्टफ़ोन यूज़ करना सीखा, क्योंकि मेरे पास अब स्मार्टफ़ोन यूज़ करना सीखा, उसमें स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर आया, तो काफ़ी यूट्यूब चैनल्स भी आए जिन्होंने मटेरियल डाला। पूरी जर्नी में कई बार लगता है हमें कि मुझसे नहीं हो रहा है, आई शुड क्विट। नेगेटिविटी को अपने अंदर हैवी ना होने दे, ये बहुत बड़ा मैंने सीखा UPSC की जर्नी से। अगर आपको कोई क्रिटिसाइज़ भी कर रहा है, उसको भी एक पॉजिटिव कंपेलर की तरह ले, जो आपको अपने गोल के और पास पहुँचाए। I am Ayushi and I have secured All India rank 48 in Civil Service Exam 2021. So it has been a long journey and I got this rank in my 5th attempt. हर बार मेरी तैयारी में ऐसा हो रहा था कि I was able to clear prelims but not mains. मेंस रह जाता था, कभी 2 मार्क्स से, 6 मार्क्स से, 8 मार्क्स से, ऐसे। तो मैंने अपना UPSC का जो ड्रीम है कि मैं IAS ऑफिसर बनूं, इनिशियली इट वाज माय मदर्स ड्रीम। उन्होंने मुझे बोला, उनका सपना था कि उनकी बेटी IAS ऑफिसर बने, और मैंने अपनी जर्नी 2015 में शुरू की थी। 2015 में इस तरफ तैयारी शुरू की, फिर 2016 से अटैम्प्ट देना शुरू किया, और 2021 में फाइनली मुझे ये सक्सेस मिली है। तो जब 2015 में तब शुरू किया, तो बीइंग अ विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट, आई हैव टू फेस लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स। उस समय बहुत ज़्यादा मटेरियल नहीं था सोशल मीडिया पे भी, PDFs की फॉर्म्स में या यूट्यूब्स पे बहुत ज़्यादा ऐसे बुक्स, ऑनलाइन मटेरियल नहीं मिलता था। सो माई होल फैमिली डिसाइडेड टू रिकॉर्ड द बुक्स फॉर मी। They recorded NCERTs, other standard books. Many of the books were recorded by them. कुछ बुक्स मुझे मिली DU से, और जहाँ मेरे सिलेबस की ही बुक्स उन्होंने रिकॉर्डिंग में दी थी, जो इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल है विजुअली इम्पेयर्ड बच्चों के लिए। सेकेंडली मुझे कुछ बुक्स मिली रिकॉर्डेड फॉर्म में। ऑल इंडिया कन्फेडरेशन ऑफ ब्लाइंड्स है इधर रोहिणी सेक्टर 5 में, तो वो भी ऐसे रिकॉर्डिंग्स करते हैं, टेक्स्ट बुक्स को, प्रिंटेड बुक्स को ऑडिबल बुक्स में वो कन्वर्ट करते हैं।
लेकिन 2017 में 2017 में मैंने स्मार्टफ़ोन यूज़ करना सीखा। उसके बाद काफ़ी इजी हो गया, लाइक पूरी फैमिली को ऑल टाइम एंगेज नहीं रहना पड़ा मेरे साथ कि हर बुक ही रिकॉर्ड करनी है। अब कुछ मटेरियल था मेरे पास जो मैं PDF से सुन सकती थी, क्योंकि मेरे पास अब स्मार्टफ़ोन यूज़ करना सीखा, उसमें स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर आया। फिर यूट्यूब पे काफ़ी चैनल्स ने UPSC की तरफ, क्योंकि काफ़ी बच्चे इंक्लाइंड होने लगे थे उस समय तक, तो काफ़ी यूट्यूब चैनल्स भी आए जिन्होंने मटेरियल डाला। मैंने अपनी पूरी तैयारी जॉब के साथ की है। आई हैव बीन वर्किंग एज अ टीचर सिंस लास्ट 10 ईयर्स। आई कैन से कि 2012 में मैंने जॉब शुरू कर दी थी एज अ प्राइमरी टीचर, तो 10 साल हो गए हैं। 2016 तक MCD में ही प्राइमरी टीचर रही मैं। उसके बाद दिल्ली गवर्नमेंट में प्राइमरी टीचर 2019 तक, और अब 2019 के बाद टिल नाउ आई एम वर्किंग एज लेक्चरर हिस्ट्री अंडर दिल्ली गवर्नमेंट। सो टीचिंग वाज माय पैशन, लाइक आई हैव नेवर गॉट टायर्ड। सो इसीलिए मुझे अपनी जॉब से एक मोटिवेशन मिलता रहा कि एज अ टीचर जब मैं इतना सर्व कर पा रही हूँ, इतना काम कर पा रही हूँ सोसाइटी के लिए, बच्चों के लिए, अपने आसपास के लोगों के लिए, तो UPSC मुझे एक बड़ा कैनवास देगा काम करने का। ये मोटिवेशन रहा पूरी जर्नी में। और आई कैन से कि किसी भी बच्चे को किसी भी अपना एक ड्रीम ज़रूर सेट करना चाहिए लाइफ में, कि सपना तो हो, गोल तो हो ज़रूर कि मुझे करना क्या है लाइफ में, फिर उसकी तरफ मूव करते रहे। जैसे मैंने ग्रेजुएशन किया SPM कॉलेज से, तो वहाँ तीनों ही साल मैंने टॉप किया। उसके बाद DSSSB बोर्ड जो टीचर का एग्ज़ाम दिया लेक्चरर हिस्ट्री के लिए, उसमें पूरा दिल्ली में मेरा फर्स्ट रैंक रही। सो ये सब अचीवमेंट्स हर कोई बच्चा अचीव कर सकता है। लाइक डिफ़िकल्टीज़ हर किसी की लाइफ में आती हैं, मेरी लाइफ में भी रही, बहुत सारे कई सारे फेलियर्स भी रहे। एज आई सेड इट वाज माय 5th अटेम्प्ट, और डीमोटिवेटिंग मोमेंट्स भी रहे इस पूरी जर्नी में। कई बार लगता है हमें कि मुझसे नहीं हो रहा है, आई शुड क्विट। मतलब 3rd मेंस, व्हेन आई रोट माय 3rd मेंस, इट वाज द मोमेंट व्हेन आई वाज फीलिंग लाइक नहीं होगा, नाउ आई शुड फाइनली क्विट। बट ये वो टाइम होता है जब हमारे फैमिली मेम्बर्स हमको मोटिवेट करते हैं, वो सपोर्ट करते हैं, और फिर लगता है कि जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं तो वो ही गिव अप नहीं कर रहे हैं, तो हमें भी नहीं करना चाहिए। वी ऑलवेज लुक अप टू द पीपल whose hopes are attached with us, जो हमें बड़ा उम्मीद से, हम उनके सपने हमारे लिए हैं, उम्मीदें हमारे लिए हैं, हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, टीचर्स हैं, और वो सपना दिखाते भी हैं और साथ मिल के सच करने को तैयार हैं। सो हमेशा उन लोगों के बारे में हमें सोचना चाहिए, नेगेटिविटी को अपने अंदर हैवी ना होने दे। ये बहुत बड़ा मैंने सीखा UPSC की जर्नी से, कि नेगेटिव आइडियाज़ को अपने अंदर ना आने दें। अगर आपको कोई क्रिटिसाइज़ भी कर रहा है, उसको भी एक पॉजिटिव कंपेलर की तरह ले, जो आपको अपने गोल के और पास पहुंचाए। सो ये सारी चीज़ें रहीं, और पूरा ही स्ट्रगल सर, UPSC लाइक इट्स अ लॉन्ग जर्नी आई कैन से। और ज़रूरी नहीं है कि आपको हर टाइम पढ़ना ही है। आई वॉज वर्किंग, तो 6 to 8 hours आई हैव टू स्पेंड इन स्कूल, देन सब कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ भी हैं। हाँ, लेकिन इतना है कि आपको कुछ प्रायोरिटीज़ ज़रूर सेट करनी पड़ती है लाइफ में, कि मैं मूवीज़ थोड़े दिन बाद चली जाऊंगी, या थोड़ा सा नींद कम कर देते हैं। हमेशा आपको ये सामने आपकी नज़रों के रहना चाहिए कि अगर मैंने ये एम सेट किया है तो क्यों किया है, अगर मुझे UPSC क्लियर करना है तो क्यों करना है। सो एवरीबडी कैन डू इट, और इसमें ज़रूरी है अपने आप विश्वास रखना, अपने ऊपर खुश रहना। UPSC की तैयारी एक ऐसी तैयारी है जो अगर हम बर्डन लेके करेंगे तो शायद नहीं कर पाएंगे, कुछ चीज़ें छूट जाएंगी या याद नहीं रहेगा। सो प्रॉपरली स्ट्रेटेजाइज़ कीजिए, कुछ टॉपर्स की वीडियोस देखिए जहाँ से मोटिवेशन मिलती है हमें। पॉजिटिव रहिए, खुश रहिए लाइफ में, और अपनी सराउंडिंग को ज़रूर ऑब्ज़र्व कीजिए। सराउंडिंग को अगर हम ऑब्ज़र्व करते रहते हैं तो उससे भी काफ़ी हेल्प मिलती है। UPSC की काफ़ी
टॉपिक्स तो अपने सराउंडिंग को ऑब्ज़र्व करने से, डे टू डे लाइफ के एग्ज़ाम्पल्स से, वहीं से तैयार हो जाते हैं हमारे। और बेसिकली वही बात है कि आपको गिव अप नहीं करना है बस किसी भी, अगर आपके पास 6 अटैम्प्ट्स हैं तो गिव योरसेल्फ ऑल द 6 अटैम्प्ट्स। 6 अटैम्प्ट लीजिए पूरे, जब तक अटैम्प्ट्स ख़त्म ना हो जाए तब तक आपको गिव अप नहीं करना है। क्रिटिसिज्म फ्रॉम फैमिली मेम्बर्स और अदर मेम्बर्स, तो दिस यू हैव टू बेयर विद इट। जब मैं 4th अटैम्प्ट दे रही थी, जब मैं ट्रेनिंग के लिए दिल्ली आई हुई थी, मैं अपने बेटी से दूर थी। कभी कभी व्हेन मदर इज़ नॉट देयर विद द चाइल्ड, शी गेट्स इरिटेटेड, समटाइम्स अनोइंग हो जाती है। बोथ माई पेरेंट्स एंड माई इन लॉज वर लाइक, यू ऑलरेडी हैव एन एस्टैब्लिश्ड करियर, तो क्यों प्रिपरेशन करना है? वाई आर यू नॉट गिविंग हर द टाइम दैट शी नीड्स, दैट शी डिज़र्व्स। मेरे हस्बैंड या मेरे पेरेंट्स मारते थे, वो बहुत डिसअपॉइंट हो जाते थे और मुझे फ़ोन में जब बोलते थे, मैं यहाँ पे डिसअपॉइंट होकर डिप्रेस हो जाती थी। क्यों ही करना है ये सारा, फैमिली को डिफ़िकल्ट पोजीशन में ला के। सम पीपल मे नॉट बी गेटिंग द सपोर्ट दैट यू वांट फ्रॉम योर फैमिली मेम्बर्स। मेरी डॉटर का हेल्थ इशू हो जाता है, मेरे पेरेंट्स का हेल्थ इशू हो जाता है। बहुत सारे विमेन ऐसे हैं जो हु वांट टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जामिनेशन, बट बिकॉज ऑफ दीज रीजंस ओनली, दीज रीजंस भी हो सकते हैं और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकती है। आई यूज़ टू हैव माई अप्स एंड लोज। Hello everyone, I am Dr. Kiranmayi Kopisetti. I have secured All India rank of 56 in Civil Services Examination 2021. This was my 4th attempt. तो मेरा मेन प्रिपरेशन जो फिर से स्टार्ट किया था 2017 अक्टूबर से स्टार्ट किया था। प्रीलिम्स था जून 2018 में। सो अराउंड 6 to 8 months बिफोर द प्रीलिम्स आई स्टार्टेड माई प्रिपरेशन सीरियसली। तो बिकॉज आई हैड दीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एट होम, थोड़ा रेसिस्टेंस था घर वालों से। माई हस्बैंड वॉज दी ओनली वन हु वॉज ऑल द टाइम सपोर्टिव कि तुम करो सिविल सर्विसेज, तुम IAS बन पाओगी। ही बिलीव्ड इन मी, दैट बिलीफ इज़ वॉट हैज़ led me to till this stage, I believe. He was instrumental in giving me that moral and mental support. बट घर से थोड़ा रेसिस्टेंस था। बोथ माई पेरेंट्स एंड माई इन लॉज वर लाइक, यू ऑलरेडी हैव एन एस्टैब्लिश्ड करियर, घर में बेटी की देखभाल करनी है, तो क्यों प्रिपरेशन करना है? वाई आर यू नॉट गिविंग हर द टाइम दैट शी नीड्स, दैट शी डिज़र्व्स। तो लेकिन हमारे एस्पिरेशंस हाई थे, मेरे और मेरे हस्बैंड के एस्पिरेशंस हाई थे, बिकॉज वी वांटेड टू बी द मेकर्स ऑफ our own transformation. We wanted to transform our lives in a bigger way, as well as make ourselves so much better, so that we will be able to impact the society in a better way. मुझे लगता था एक ही चीज़ कि ये छोटी सी ज़िंदगी है, इसमें जितना हम पॉसिबल हो उतना कोशिश करें to impact others' lives as well as make a big mark in the society. तो ये मेरी बचपन से ही ये ख्वाहिश थी, इसीलिए मैंने मेडिकल प्रोफेशन चुना था। आई वॉन्टेड टू बी इन द पब्लिक सर्विस फ्रॉम चाइल्डहुड, दैट इज़ वाई आई एंटर्ड मेडिकल प्रोफेशन। बट आई फेल्ट सिविल सर्विसेज गिव्स यू बेटर प्लेटफॉर्म एज वेल एज सोशल रिकग्निशन भी मिल जाता है इसमें। तो आई फेल्ट आई हैड टू गिव सिविल सर्विसेज। तो वॉट आई डिड फॉर सिविल सर्विसेज जर्नी, इनिशियली मैंने बोला जैसे कि मुझे 7-8 महीने ही थे प्रीलिम्स से पहले, तो इंस्टेड ऑफ, बिकॉज आई वॉन्टेड टू प्रूव माई सेल्फ इन द फैमिली, फर्स्ट आई फोकस्ड ओनली ऑन प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। तो 6 महीने बिफोर द प्रीलिम्स आई फोकस्ड एंटायरली ऑन प्रीलिम्स। मैंने प्रीलिम्स निकाल लिया था, आई कुड क्लियर द प्रीलिम्स, बट मेंस के लिए मेरी तैयारी अच्छे से नहीं थी। द जनरल स्टडीज़ आई नेवर डिड आंसर राइटिंग बिफोर माई प्रीलिम्स। तो आंसर राइटिंग में बहुत हेजिटेशन होता था मुझे। आई रिमेंबर द फर्स्ट डे आई वेंट टू राइट आंसर्स एट एन इंस्टीट्यूट। मैं 2-3 आंसर्स लिख के, मुझे लगा कि मेरे आंसर्स बहुत गंदे आ रहे हैं, मैं वो पेपर घर ले आई। आई डिड नॉट सबमिट द पेपर, 2-3 ही आंसर्स लिखे थे। आई थॉट आई वॉज राइटिंग वेरी बैड आंसर्स। तो दिस लेटर ऑन आफ्टर गेटिंग द रैंक, मुझे रैंक फिर भी मिला था, इसीलिए क्योंकि मैंने MS जनरल सर्जरी में कर रखा था। तो मेरे ऑप्शनल जो मेडिकल साइंस है उसमें बहुत अच्छे नंबर मिले थे, मुझे 307 नंबर मिले थे, 307 नंबर मिले थे। एस्से में भी ठीक ठाक नंबर आ गए थे, बिकॉज माई इंग्लिश वॉज ओके-ish, एंड ऑल्सो आई कुड प्रेजेंट माई थाट्स इन अ
कंसिस्टेंट मैनर, अच्छे फ्लो में मैं अपने थॉट्स को प्रेजेंट कर सकती थी, जिसके वजह से मेरे एसए के मार्क्स भी ठीक ठाक आए थे। बट माई जनरल स्टडीज़ कोर्स वर वेरी लेस। ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट का एक्सपीरियंस था। तो फर्स्ट अटैम्प्ट में मैंने बहुत ज़्यादा आंसर राइटिंग नहीं किया था। तो रैंक आया था 573 इन माई फर्स्ट अटैम्प्ट। तो नेक्स्ट क्या था, क्योंकि मुझे IAS नहीं मिल रहा था। आई गॉट इनटू इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस थ्रू दिस रैंक। IAS नहीं मिला तो इमीडिएटली प्रीलिम्स था, प्रीलिम्स के लिए फिर से तैयारी हो गई। फिर मैंने क्या सोचा कि अब की बार मेंस में मैंने फ़र्स्ट टाइम बहुत कम पढ़ा है, तो बाय इंक्रीज्ड प्रिपरेशन मैंने थोड़े और रिसोर्सेज ले लिए थे। करंट अफेयर्स के लिए क्लासेस लगवा लिए और वो करंट अफेयर्स के क्लासेस कर लिए। मैंने सोचा कि ये ज़्यादा पढ़ लिया मैंने तो मेरे मार्क्स इम्प्रूव हो जाएंगे जनरल स्टडीज़ में। दैट वाज द बिगेस्ट मिस्टेक आई डिड। आई थॉट बाय रीडिंग मोर एंड मोर कंटेंट, बाय डूइंग मोर एंड मोर कंटेंट, आई कैन इम्प्रूव माई स्कोर। बट आई डिड नॉट अगेन फोकस ऑन आंसर राइटिंग। इस बार भी मैंने बस एस्से और एथिक्स के लिए आंसर्स लिखे थे। जनरल स्टडीज़ 1, 2 and 3 आई डिड नॉट राइट एनी आंसर्स ड्यूरिंग द मेंस। दैट वाज द बिगेस्ट ड्रॉबैक। इस बार मेरा रैंक घट के आया। आई गॉट 633। पहली बार 573, इस बार 633। आई वॉज इन डिसअपॉइंटमेंट। क्या हो गया? आई शुड हैव गॉटन अ बेटर रैंक। आई वॉन्टेड टू गेट इन टू IAS। देखा तो रैंक घट गया। तो आई वॉज इन अ लॉट ऑफ डिप्रेशन। मतलब क्योंकि फैमिली सपोर्ट भी इतने सालों तक मेंटेन करना वॉज वेरी डिफ़िकल्ट जॉब। सो आई वॉज एक्चुअली डिप्रेस्ड। उसके बाद प्रीलिम्स नहीं हुआ मेरा। 2 महीनों के बाद जब रिज़ल्ट आया सेकेंड अटैम्प्ट का, इट वॉज August 4th, October 4th को प्रीलिम्स था थर्ड अटैम्प्ट का। तो 2020 का प्रीलिम्स था। वो प्रीलिम्स मैं क्लियर नहीं कर पाई क्योंकि आई ब्लाइंडली ट्राई टू इमिटेट some people and just read the current affairs more and more. I did not try to reinforce या रीड माई स्टैटिक्स अच्छे से। तो स्टैटिक को रिवाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होती है प्रीलिम्स में, जो मैंने नहीं किया था थर्ड अटैम्प्ट में, बिकॉज ऑफ विच आई कुडंट क्लियर प्रीलिम्स थर्ड टाइम। तो फोर्थ टाइम अभी मुझे टाइम मिल गया था, 1 year ऑफ टाइम। ये 2 वजह से मिला था मुझे। पहले 2 अटैम्प्ट्स में मैं हैदराबाद में रहती थी। अब आई वॉज नॉट वर्किंग दैट टाइम, बट आई हैड हाउस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो घर के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होते थे मुझे। घर में खाना बना के मेरी बेटी को स्कूल को भेज के 10 o'clock 11 o'clock के अराउंड आई यूज़ टू गो टू लाइब्रेरी एंड आई यूज़ टू स्टडी इन द लाइब्रेरी टिल 9 PM। तो ये मैं कर लेती थी वहाँ पे भी। बट in my second attempt for the rank which I got into a service known as DANIX, Delhi and Andaman Nicobar Islands, as well as Lakshadweep and Daman Diu Dadra Nagar Haveli Civil Services. So I was in training in this service when I gave my 4th attempt. तो 2020 दिसंबर में जब मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ था, मैं आके ट्रेनिंग ज्वाइन हो गई थी दिल्ली में। यहाँ पे मेरे फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं थे, बट आई हैड वन मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट इज़ ट्रेनिंग का रिस्पॉन्सिबिलिटी। ट्रेनिंग हमारा होता था 10 बजे से 5 बजे तक का, लेकिन आई हैड द रेस्ट ऑफ द टाइम एक्सक्लूसिवली फॉर माई सेल्फ विदाउट द टेंशन्स ऑफ द होम। I would like to take this opportunity to thank my family, especially my husband and my parents who took care of my child when I was away. तो 7 साल की बेटी को मेरे हस्बैंड और मेरे पेरेंट्स, मतलब सन इन लॉ स्टेइंग विद पेरेंट्स इन लॉ टू टेक केयर ऑफ द चाइल्ड, दिस इज़ अ वेरी बिग थिंग। मतलब अपने पेट्रियार्कल सोसाइटी में माइंडसेट बहुत चेंज करना पड़ता है ऐसे सेटअप में लीड करने के लिए। यू हैव टू आंसर अ लॉट ऑफ पीपल एज टू वाई ही इज़ स्टेइंग विथ माई पेरेंट्स। आई ऑल्सो हैव टू आंसर, ही हैज़ टू आंसर हिज पेरेंट्स। तो ये सारा उन्होंने सैक्रिफाइस इसलिए किया ताकि आई कैन स्टडी हियर without taking the tension of my daughter. तो आई वॉन्ट टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू थैंक देम। ये बहुत, जितना भी थैंक्स बोलूँ वो कम ही होगा, बट इट इज़ बिकॉज ऑफ माई फैमिली सपोर्ट दैट आई कुड स्टडी। तो 4th अटैम्प्ट में मैंने आई मेड अ सिस्टमैटिक एवेल्यूएशन ऑफ व्हाट माई मिस्टेक्स वर एंड आई ट्राई टू करेक्ट माई मिस्टेक्स, एंड उसी के वजह से मुझे अभी ये रैंक मिला है। ये सक्सेस, ये जीत पूरी और पूरी सिर्फ मेरे फादर साहब की सक्सेस है, उनके दृढ़ संकल्प की सक्सेस है।
मेरी मदर का देहांत एक रोड एक्सीडेंट में 21 नवंबर 2001 को हुआ था। मैं उस समय 8 साल का था। हमारे हिंदुस्तान में जो एक कल्चर है, एक प्रेशर है, अकेला आदमी बच्चा नहीं बड़ा कर सकता, घर नहीं चला सकता। सब चीज़ें पापा ने इग्नोर की, अपने बच्चे को अपनी ज़िंदगी बना लिया। एक बार भी डिसीजन लेने में हमने हेजिटेशन नहीं की और एक बिग नो ऑल फ्रॉम माय नियर एंड डियर, उनको हमने अपना मैसेज कन्वे कर दिया था। निखिल कुछ भी बने, सबसे पहले खूबसूरत इंसान बनना अति जरूरी है। कोई फोर्स है जिसने निखिल की बाजू पकड़ के ये स्थान उसको हासिल करा दिया है। बहुत अप एंड डाउन आए, सामाजिक प्रेशर को मैं झेलने में समर्थ रहा। इसके अंदर मोटिवेशन थी कि पापा का संकल्प जो मम्मा को दिया है वो मैंने पूरा करना है। नमस्कार, मेरा नाम निखिल महाजन है। मैं पंजाब का रहने वाला हूँ और मैंने इस साल यूपीएससी 2021 की परीक्षा में रैंक 80 हासिल किया है। ये मेरा 6th और आखिरी अटैम्प्ट था। इससे पहले मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था, मेरे पास जॉब नहीं थी, तो प्रेशर और एंग्जाइटी अपने पीक पे थे। उससे डील करना मेरी इस पूरी जर्नी का सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट था। सिर्फ़ और सिर्फ जो टॉपिक आप उस समय पढ़ रहे हैं, जो क्वेश्चन उस समय सॉल्व कर रहे हैं, सिर्फ वही पंछी की आंख है। सिर्फ उस पर फोकस रखिए, अपने हर एक घंटे, हर एक दिन को अच्छे से यूज़ कीजिए। आपके सामने सारा प्रेशर, सारी एंग्जाइटी एकदम ख़त्म हो जाएंगे, आपको बिल्कुल फील नहीं होंगे। पर ये सब करने के लिए एक जोश चाहिए, एक मोटिवेशन चाहिए, एक इंटरनल स्ट्रेंथ चाहिए। जो आप फेलियर से गुजरते हैं, सबसे बड़ा कॉन्सिक्वेंस उसका होता है आपकी उम्मीद ख़त्म हो जाती है। फेलियर आपका कॉन्फिडेंस, आपकी सेल्फ इस्टीम पे बहुत बड़ी चोट करता है। उसमें आप अपने आप को मोटिवेटेड कैसे रखें? कोई चीज़ इम्पॉसिबल लग रही हो, उसको कैसे परसू करें? मेरा 5th अटैम्प्ट में प्रीलिम क्लियर नहीं हुआ, मैं कैसे ये सोचूं कि मैं आखिरी अटैम्प्ट में टॉप 100 रैंक हासिल कर सकता हूँ, IAS बन सकता हूँ? तो इसमें मेरी एक बचपन की जो मेरा सबसे फॉर्मेटिव एक्सपीरियंस था, उसका बहुत बड़ा योगदान था। मैंने अपनी मदर को 8 साल की उम्र में एक सड़क हादसे में खो दिया था। बहुत साल तक मैं सोचता था कि क्या मैं किसी तरीके से वो चीज़ बदल सकता हूँ, पास में जाके किसी तरीके मम्मा को उस दिन रोक लूँ, उनके स्कूल ना जाने दूँ, 5-10 मिनट का गैप ही क्रिएट कर दूँ ताकि वो एक्सीडेंट ना हो। पर फाइनली वो चीज़ एक्सेप्ट करनी पड़ी कि एक ही चीज़ है जो आप चेंज नहीं कर सकते, वो है पास्ट। What is impossible? What has already happened. And hence, what is possible? Everything that has not happened. अगर मैं ये कह रहा हूँ कि 5वीं अटैम्प्ट में प्री फेल होने के बाद मैं 6ठी अटैम्प्ट में IAS नहीं बन सकता, क्या ये उतना ही इम्पॉसिबल है जितना कि अपनी मम्मा को पास में जाके बचाना? नहीं, कुछ पॉसिबिलिटी तो है, 0.1% चांस तो है कि मैं IAS अभी भी बन सकता हूँ, क्योंकि वो मेरे सामने है। अभी वो एग्ज़ाम होना बाकी है, अभी उसकी प्रिपरेशन बाकी। वो एक चीज़ मेरे मन में घर कर गई, वो एक मोटिवेशन का मेरा सोर्स रहा, जिससे मैंने अपने मन पे, अपनी सारी फियर और एंग्जाइटी पे पूरा कंट्रोल किया, अपने एक एक दिन को, एक एक मिनट को अच्छे से यूटिलाइज़ किया। और आज परमात्मा ने उस चीज़ का मेरे ऊपर एक ब्लेसिंग की, जिसकी वजह से आज मैं एक ऑफिसर के रूप में आपसे बात कर पा रहा हूँ। ये सक्सेस, ये जीत
पूरी और पूरी सिर्फ मेरे फादर साहब की सक्सेस है, उनके दृढ़ संकल्प की सक्सेस है। पूरे समाज का हमारे हिंदुस्तान में जो एक कल्चर है, एक प्रेशर है, अकेला आदमी बच्चा नहीं बड़ा कर सकता, घर नहीं चला सकता। आप शादी कर लीजिए, आप बच्चे को हॉस्टल भेज दीजिए, अपनी लाइफ एंजॉय कीजिए। सब चीज़ें पापा ने इग्नोर की, अपने बच्चे को अपनी ज़िंदगी बना लिया। मेरे पास शब्द नहीं है मैं उस पापा के इस सफ़र के बारे में क्या कहूँ, मगर मैं जानता हूँ ये हमारे समाज के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम्पल है, एक मिसाल है कि अ सिंगल पेरेंट एंड अ सिंगल फादर, अकेला फादर अपने बच्चे को किस तरह से बड़ा कर सकता है, उसके लिए एक बड़ा सपना देख सकता है, उसके सपनों को अपने सपने बना के अपनी पूरी ज़िंदगी जी सकता है। मैं चाहूँगा आज मेरे फादर साहब आपसे अपने उस सफ़र के बारे में, जो उनके चैलेंजेस रहे, उनके बारे में आपसे बात करें, शेयर करें, ताकि जो भी लोग कुछ सिमिलर सर्कमस्टांसेस से गुज़र रहे हैं, समाज के प्रेशर से, कुछ कन्वेंशन से जूझ रहे हैं, उनको मोटिवेशन मिल सके, प्रेरणा मिल सके अपने सर्कमस्टांसेस से जूझने की और उन पे जीत पाने की। नमस्कार, मैं सुभाष महाजन, निखिल महाजन का पिता हूँ। उस भगवान का सबसे पहले मैं शुक्रिया करना चाहता हूँ जब ये नतीजा 30 मई 2022 को आया, लाइफ का यू टर्न हो गया। वो संकल्प जो निखिल की मम्मा को मैंने दिया था जब 2001 नवंबर 21 में एक रोड एक्सीडेंट में वो अपने श्वासों की पूंजी को पूरी करते स्वर्गवास हो गई थी। कहते हैं आसमान से ऊंचा क्या है, तो बहुत अच्छा आंसर किसने दिया है। आसमान से भी ऊपर बाप के सपने अपनी औलाद के लिए, और धरती से भारी कौन सी वस्तु है, तो बहुत ही अच्छा इसका उत्तर मिला। धरती से भारी माँ की ममता। माँ की ममता, बाप के सपने, दोनों को कंबाइन करके जब हमने अपनी स्वर्गवासी पत्नी श्रीमती सुमति महाजन को संकल्प किया भी जो तेरी ममता थी, जो तूने सपने देखे थे, सोचे थे निखिल के लिए, उसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ और वचन देता हूँ अपनी आखिरी सांस तक मैं पूरी कोशिश करूँगा इसके ऊपर पूरा उतरूँ। वो जर्नी स्टार्ट हुई, सोचा समझा, कभी भी किचन का काम नहीं किया था, खाना नहीं बनाया था, बुक्स लेके आया, सीखा खाना कैसे बनाना है, बातचीत की अपने नियर एंड डियर के साथ जो हमारे वेल विशर थे, वो यात्रा शुरू की। सोसाइटी का प्रेशर बहुत था, यंग उम्र थी, निखिल छोटा था। कहते थे भी रीमैरिज, बच्चे को हॉस्टल डाल देते हैं, आप अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करिए। फैज़ अहमद फैज़ साहब का एक बहुत बढ़िया शेर है। कहते हैं अगर बाजी इश्क की बाजी हो
जो चाहे लगा दो डर कैसा। अगर बाजी इश्क की बाजी हो, जो चाहे लगा दो डर कैसा। अगर जीत गए तो क्या कहने, हारे भी तो बाजी मात नहीं। इश्क की बाजी एक ऐसी बाजी है जिसमें जीत के तो अच्छा है ही, पर हार के भी उसका दुख नहीं है, क्योंकि आप जिस चीज़ को चाहते हो उसके लिए आपने अपना 100% दिया, उसकी एक सेटिस्फेक्शन बहुत ज़्यादा है। मेरा जब मेंस और इंटरव्यू हो गए, रिजल्ट्स आने की एंग्जाइटी थी, स्ट्रेस था, मगर सेटिस्फैक्शन थी कि मैं जितना अपना बेस्ट दे सकता था। एक ऐसी चीज़, एक ऐसा सपना जिसको लेके मैं और मेरे पापा कितने सालों से स्ट्रगल कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, उसके लिए हमने अपना सब कुछ दिया। उसकी सेटिस्फैक्शन मेरे से कोई नहीं छीन सकता था, चाहे रिज़ल्ट कुछ भी हो। और इसलिए मैं इतनी लंबी जर्नी तय कर पाया और सक्सेसफुली कंप्लीट कर पाया। मेरी स्कूलिंग दिल्ली के ही एक सरकारी स्कूल राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय सूरजमल विहार से हुई। मेरे पिता पेशे से एक मज़दूर हुआ करते थे। जब कोरोना आया तो स्कूल बंद हुए, और स्कूल बंद हुए तो उनकी नौकरी भी चली गई। हालात ये थे क्योंकि हम किराए पे रहते हैं कि हमारे ऊपर 5 से 7 महीने का किराया चढ़ गया था, और मकान मालिक हमें ज़बरदस्ती कहता था कि हम खाली कर दो, ताला लगा के चले जाते थे, और हमें बाहर सोना भी पड़ता था कई बार। ये मेरे प्रीलिम से 3 महीने पहले की बात है। एक समय ऐसा भी था, हम रोटी पानी में डुबोकर खाया करते थे, और मुझे याद है कि हम कभी रिश्तेदार से भी पैसे मांगते थे तो वो कहते थे कि जब आपकी हैसियत नहीं है तो आप बच्चों को क्यों पढ़ा रहे हैं। मुझे याद है कि मेरी माँ, जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था तो मेरी किताबों के लिए घर में पोछा लगाने भी जाया करती थी दूसरों के। कई बार डिमोटिवेशन भी हुई क्योंकि आर्थिक हालात इतने अच्छे नहीं थे, तो कोचिंग भी नहीं ले पाया। यहाँ तक हालात ये भी थे कई बार कि किताब तक लेने के पैसे नहीं हुआ करते थे। लेकिन इसके अलावा मुझे ये भी लगता है कि ये सब मुश्किलें ही थीं जिन्होंने मुझे वो बनाया जो मैं आज हूँ। हाय, मेरा नाम लक्ष्य आनंद है, और मैंने इस साल 2021 में यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम में 101 रैंक प्राप्त की है। मेरे पिता पेशे से एक मज़दूर हुआ करते थे। वो एक क्रिकेटर थे पहले, लेकिन क्योंकि उनका सिलेक्शन इंडियन नेशनल टीम में नहीं हो सका तो उन्हें मज़दूरी की तरफ जाना पड़ा, क्योंकि उन्हें कभी फॉर्मल एजुकेशन मिल नहीं पाई थी। उसके बाद उन्होंने कुछ सालों तक एक स्कूल में चौकीदारी का काम भी किया था, लेकिन जब कोरोना आया तो स्कूल बंद हुए, और स्कूल बंद हुए तो उनकी नौकरी भी चली गई। हालात ये थे क्योंकि हम किराए पे रहते हैं कि हमारे ऊपर 5 से 7 महीने का किराया चढ़ गया था, और मकान मालिक हमें ज़बरदस्ती कहता था कि हम खाली कर दो, ताला लगा के चले जाते थे, और हमें बाहर सोना भी पड़ता था कई बार। फिर मुझे थोड़ा काम करना पड़ा और वो सारा किराया, वो सारा कर्ज़ उतारना पड़ा। ये मेरे प्रीलिम से 3 महीने पहले की बात है, जुलाई 2021 की। मैंने फिर प्राइवेट ट्यूशन्स देने शुरू किए, और उन्हीं ट्यूशन्स के पैसे से हमारा घर चला करता है, हमारा किराया जाता है। अब भी मैं प्राइवेट ट्यूशन्स देता हूँ। मेरी 2 बहनें हैं, दोनों ही दिल्ली विश्वविद्यालय में ग्रेजुएशन कर रही हैं। उनकी फ़ीस तक के लिए हमारे पास पैसे नहीं हुआ करते थे, और मुझे याद है कि हम कभी रिश्तेदार से भी पैसे मांगते थे तो वो कहते थे कि जब आपकी हैसियत नहीं है तो आप बच्चों को क्यों पढ़ा रहे हैं। तो किसी ने इतनी सहायता नहीं दी, कुछ एक रिश्तेदारों को छोड़ के। यूपीएससी की प्रिपरेशन में कई बार ऐसा लगा कि मुझसे नहीं होगा, क्योंकि इतना ज़्यादा सिलेबस है, और बिना कोचिंग के और बिना स्टडी मटेरियल, जो कि सारा नहीं था। कई बार डिमोटिवेशन होती थी, कई बार ऐसा लगता था कि टेस्ट में कम मार्क्स आ रहे हैं तो मैं ये नहीं कर सकता, जब मेरे कम मार्क्स आ रहे हैं तो मैं असली पेपर कैसे निकालूंगा। लेकिन फिर मैं मोटिवेशन लिया करता था अपने इर्द गिर्द से। मैं अपनी नानी को याद करता था, जिन्होंने बचपन से ही भुट्टे बेच बेच के मेरी माँ को, मेरे मामा और मेरी मौसी को पाला है। तो मैं सोचा करता था कि जब एक बुज़ुर्ग महिला इस उम्र में ये सब कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। फिर मैं उठ जाता था, मेहनत करने लगता था वापस, और इस तरह ये सिलसिला चलता रहा 1.5-2 साल लगभग, और आज मैं यहाँ बैठा हूँ यूपीएससी क्लियर करके। मेरी यूपीएससी की जर्नी हैज़ बीन लॉन्ग।
एंड इट हैज़ बीन टफ। लाइक एज अ फैमिली मेरे पेरेंट्स ने सोचा कि शादी कर लेते हैं एंड देन उसके बाद एग्ज़ाम देते रहेंगे। आई वॉज फेसिंग अ कोर्ट केस, डिफ़िकल्ट फेस था, मैं डिप्रेशन में भी आ गई थी, मैंने अपनी ड्रीम छोड़ ही दिया था लिटरली। मैं मदर भी थी एंड इतनी सारी प्रॉब्लम्स के साथ मतलब खुद को स्टेबल रखना ही एक बहुत बड़ा काम हो गया था। पढ़ाई ये सब मैं छोड़ चुकी थी। आई वॉज सो डिप्रेस्ड, घर का माहौल भी बहुत नेगेटिव था, मेरी बच्ची की तबीयत भी ख़राब रहती थी बिकॉज उसने बहुत एक नेगेटिव एनवायरनमेंट देखा था। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट क्या है, मैंने ये रियलाइज़ किया कि यूपीएससी की तैयारी एक दिन में नहीं होती है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम शिवानगी है। इस बार मैंने सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में ऑल इंडिया रैंक 177 प्राप्त की है। सो नाउ कमिंग टू माई स्टोरी, बिकॉज सिंस ये सक्सेस स्टोरी की कवरेज है तो आई टेल यू कि मेरी यूपीएससी की जर्नी हैज़ बीन लॉन्ग एंड इट हैज़ बीन टफ एंड आफ्टर मैरिज आई हैड टू फेस सम डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स एंड ये सब बहुत डिफ़िकल्ट फेस था। मैं डिप्रेशन में भी आ गई थी, मैंने अपनी ड्रीम छोड़ ही दिया था लिटरली। मैं मदर भी थी एंड इतनी सारी प्रॉब्लम्स के साथ मतलब खुद को स्टेबल रखना ही एक बहुत बड़ा काम हो गया था। पढ़ाई ये सब मैं छोड़ चुकी थी, बट यहाँ पे मेरे मम्मी पापा ने मेरी बहुत हेल्प करी। उन्होंने एक डिसीजन लिया कि अगर आपका बच्चा ठीक है, मतलब लाइक आई एम अ गर्ल, तो अगर आपकी गुड़िया ठीक है देन बियॉन्ड अ पॉइंट इनफ इज़ इनफ। कि आप अगर लाइफ पे एंड डिग्निटी पे बात आ रही है तो आप एक उसके बियॉन्ड आप अपने बच्चे को कॉम्प्रोमाइज़ के लिए नहीं बोलेंगे। तो उन्होंने मुझे वो अपॉर्चुनिटी दी मेरे को वापस लाके। पर लेकिन वापस आने के बाद भी इन 2018 challenges were many. I was facing a court case. I was so depressed. घर का माहौल भी बहुत नेगेटिव था, मेरी बच्ची की तबीयत भी ख़राब रहती थी बिकॉज उसने बहुत एक नेगेटिव एनवायरनमेंट देखा था। सो इन ऑल दिस एक पर लेकिन मेरे पास छोटी सी एक होप थी दैट आई वॉन्ट टू चेंज माई लाइफ। मैं इस तरीके से अपनी लाइफ को नहीं देखना चाहती। एक छोटी सी उम्मीद थी उस टाइम पे एंड उसमें धीरे धीरे आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन माई सेल्फ। मेरे पेरेंट्स ने अनकंडीशनल सपोर्ट दिया। जो भी कोई सोशल प्रेशर था, कुछ भी था, उन्होंने मुझसे दूर रखा और मुझे कहा कि बेटा जहाँ पे आपने छोड़ा था पहले, शादी के पहले, वहीं से स्टार्ट करो। तो मैंने दोबारा सोचा, पर लेकिन ड्यूरिंग दिस 5 years का गैप यूपीएससी हैज़ चेंज्ड। जो यूपीएससी का पैटर्न था स्पेशली एट द स्टेज ऑफ प्रीलिम्स, इट हैड बिकम वेरी अनप्रिडिक्टेबल। तो फर्स्ट 2 अटेम्प्ट्स में मुझे प्रीलिम्स ही समझ नहीं आ रहा था एंड नाउ जब मैं सेकेंड स्टेज में मैंने ये भी सोचा था मैं सेल्फ स्टडी ही करूँगी, क्योंकि अब बिकॉज एज अ मदर मैं उसे क्लासेस नहीं करने जा सकती थी, तो मेरे सेल्फ स्टडी ही ऑप्शन बचा था। मेरे नोट्स पहले के सारे खो चुके थे, मैंने इनफैक्ट सारी बुक्स भी दोबारा ख़रीदी थी सारी। तो ये यहाँ पे पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। कुछ भी हो आपके एनवायरनमेंट में जो नेगेटिव हो, आपको पॉजिटिव अंदर से रहना बहुत ज़रूरी है। अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ बिलीफ इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। मैं स्टार्टिंग में इतना नहीं पढ़ पाती थी, 1-2 घंटे भी पढ़ने में मुझे बहुत स्ट्रेसिंग लगता था, पर लेकिन देन मैंने उसे छोड़ा नहीं। आफ्टर 1 मैं धीरे धीरे करके आई स्टार्टेड इंक्रीजिंग टू 5 hours। 5 hours के बाद मैंने इसे 6-7 hours किया, 6-7 hours एंड पर लेकिन स्टिल लाइक मेरा प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुए थे 2 अटेम्प्ट तक। सो यहाँ पे अपने ऊपर एक कॉन्फिडेंस रखना बहुत ज़रूरी है। एंड लास्ट थिंग आई विल से, मैं सोशल मीडिया से दूर रही थी क्योंकि थोड़ा डिस्ट्रैक्शन बढ़ जाती है एंड इस एग्ज़ाम में आपको जितनी डिस्ट्रैक्शन आप कम कर सकें उतना अच्छा है आपके लिए, उतना अच्छा है आपकी खुश रहने के लिए। सो येस, दीज आर माई पॉइंट्स। थैंक यू एंड आई होप ऑल द बेस्ट एंड आई विश ऑल द बेस्ट टू द फ्यूचर एस्पिरेंट्स। एंड आप कहाँ पर हैं, आप रिमोट प्लेस में हैं, आपके पास न्यूज़पेपर्स नहीं आ पा रहे हैं, तो इनको आप अपनी ऑब्स्टिकल्स मत बनाइए, इनके ऊपर उठने के रास्ते ढूंढिए। इनफैक्ट मेरे फादर एक ट्रक ड्राइवर हैं और उसके साथ साथ पिताजी तो 5वीं छठी पढ़े थे। उन्होंने उनकी घर की परिस्थितियों के कारण वो खुद पढ़ नहीं पाए, लेकिन उन्होंने मुझे लगातार मोटिवेट किया। और उस टाइम गांव में क्या कि जो एंटरटेनमेंट के साधन वो होते नहीं थे, लाइट भी नहीं थी, तो पिताजी स्टोरी सुनाते थे मेरे को रात को सोने से पहले डेली।
और उन स्टोरीज़ में जैसे डॉक्टर अम्बेडकर की सुनाते थे कि ऐसे वो स्ट्रीट लाइट के नीचे पड़ गए और एक देश का संविधान लिख दिया। हेलन केलर की स्टोरीज़, डॉक्टर जो शास्त्री जी हैं उनकी स्टोरीज़, ऐसे बड़े लोगों की स्टोरीज सुनाते थे। तो इससे कहीं ना कहीं मुझे भी लगता कि मैं भी कुछ बड़ा बनूं, कुछ बड़ा करूं। कई बार ऐसे होता था कि स्कूल में जो फीस लेट हो जाते, पापा की सैलरी वगैरह लेट हो जाती, तो स्कूल में प्रार्थना प्रेयर्स होती थी, तो उसमें अलग लाइन बना देते कि जिनकी फ़ीस जमा नहीं है। वहाँ थोड़ा सा ह्यूमिलेटिंग फील होता। फ्रेंड्स को भी मैं घर नहीं ला पाता। वो मेरे पास पढ़ने के लिए आते थे तो मैं उनको कहता यार मैं ही आपके घर आ जाऊँगा। तो मैं और एम्बिशियस हो गया। जब फर्स्ट अटैम्प्ट में नहीं सिलेक्शन हुआ तो बहुत ज़्यादा निराश हो गया, और उस निराशा में चीज़ें हैं वो नेगेटिव हो गई। वो 3-4 साल तक तो ऐसे ही शौक में ही निकाले कि यार क्या हो गया। बहुत मतलब जो मेरा सबसे प्रोडक्टिव टाइम था वो वेस्ट हो गया था। लेकिन फिर भी मैंने हार नहीं मानी। मेरे पिताजी हमेशा ही मोटिवेट करते थे कि बेटा कोई नहीं, करो आप तैयारी, और भगवान के घर देर नहीं। मेरा नाम पवन कुमार है। मैं राजस्थान राज्य के नागौर ज़िले के सोमना गांव का निवासी हूँ। मेरे फादर एक ट्रक ड्राइवर हैं, और मैंने इस साल हिंदी मीडियम से 551वीं रैंक हासिल की है यूपीएससी सिविल सर्विसेज में। तो मैं आप लोगों के साथ अपनी जर्नी और जो कैसे एक हम्बल बैकग्राउंड, एक नॉर्मल जो ट्रक चालक के बेटे से एक सिविल सर्वेंट जो देश की सबसे प्रेस्टिजियस एग्ज़ाम है उसको क्रैक करने की तक की जर्नी है, उसमें क्या डिफ़िकल्टीज़ आई, इनके बारे में आपसे बात करूँगा। और निश्चित रूप से जो देश का एक बड़ा तबका है वो मेरी जो सिचुएशन है कहीं ना कहीं उससे गुजर रहा होगा। तो उन यूथ्स के लिए ये एक इंस्पिरेशन रहेगा कि आप भी जो है छोटी जगह पे रह के भी बड़ी सोच के साथ और बड़े जो लक्ष्य हैं उनको भी हासिल कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ, मेरे पिताजी हैं वो गांव में जब मैं छोटा था तो मिट्टी के बर्तन बनाते थे, और उसके साथ साथ पिताजी तो 5वीं पढ़े थे। उन्होंने उनकी घर की परिस्थितियों के कारण वो खुद पढ़ नहीं पाए, लेकिन उन्होंने मुझे लगातार मोटिवेट किया। और उस टाइम गांव में क्या कि जो एंटरटेनमेंट के कोई साधन होते नहीं थे, लाइट भी नहीं थी, तो पिताजी स्टोरीज सुनाते थे मेरे को रात को सोने से पहले डेली। और उन स्टोरीज़ में जैसे डॉक्टर अम्बेडकर की सुनाते थे कि ऐसे वो स्ट्रीट लाइट के नीचे पड़ गए और एक देश का संविधान लिख दिया। हेलन केलर की स्टोरीज़, डॉक्टर जो शास्त्री जी हैं उनकी स्टोरीज़, ऐसे बड़े लोगों की स्टोरीज सुनाते थे। तो इससे कहीं ना कहीं मुझे भी लगता कि मैं भी कुछ बड़ा बनूं, कुछ बड़ा करूं और बड़ा आदमी बनूं। तो इसलिए मैं नॉर्मल जो बच्चे थे उनसे कहीं ना कहीं अलग था। मैं पढ़ने का बहुत शौक़ था, चीज़ों को बहुत पढ़ता मैं। जो एक आत्म उत्थान का माध्यम है, आत्म उत्सर्ग का माध्यम है, वो एजुकेशन ही है। हमारे उधर एक कहावत चलती है, जो पढ़ गए वो आगे बढ़ गए। तो इसलिए इस चीज़ पे मेरा हमेशा से ही फोकस रहा, बिना पेरेंट्स के प्रेशर के। मुझे तो कई बार ऐसा होता था कि बेटा आप नॉर्मल मतलब खेल लो कूद लो, लेकिन मुझे अच्छा लगता था पढ़ना, और इसी मोटिव से पढ़ना कि कुछ आगे करना है, कुछ लाइफ में करना है। उसके बाद मेरे पिताजी ने ट्रक जो मिट्टी के बर्तन बनाना गाँव वाला काम था वो छोड़ा और शहर में आए, ट्रक ड्राइविंग स्टार्ट किया। एक जो सेठ थे हमारे मोटर मालिक थे, उनकी गाड़ी चलाते थे, और मुझे प्राइवेट स्कूल में एडमिशन दिलाया कि इसको सबसे उन्होंने टॉप प्रायोरिटी पे मेरी शिक्षा को रखा। पिताजी जो शराब और जो नशा है उनसे दूर रहे, जबकि ट्रक ड्राइवर्स कम्युनिटी में ये मोस्ट प्रिवेलेंट चीज़ है। इसी के कारण जो है ज़्यादातर लोगों के बच्चे हैं वो पढ़ ही नहीं पाते, स्कूली एजुकेशन ही पूरी नहीं हो पाती। और मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे पिताजी इन चीज़ों से दूर रहे और उन्होंने जो टॉप प्रायोरिटी में हमारी एजुकेशन को रखा, और इस वजह से मैं आज इस मुकाम पे पहुँच पाया हूँ। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कि पिताजी का एक बहुत सकारात्मक योगदान रहा, और सभी फादर्स के लिए मैं ये कहता हूँ कि वो एक रोल मॉडल है सभी लोगों के लिए कि आप कैसे एक अच्छा पिता बन सकते हो। अपने बच्चों के सपने उन्होंने मेरे थ्रू अपने सपनों को जिया है, और इस कारण मुझे एक हमेशा से एक जिम्मेदारी रहती है कि मेरे पिताजी की जो हार्ड अर्नड मनी है, बहुत खून पसीने से कमाया हुआ पैसा है, तो इसका हमेशा सदुपयोग हो, मैं कोई ऐसे गलत काम ना करूं। और इसी वजह से मैं सब चीज़ों से दूर रहा और पढ़ाई पे फोकस किया। 10-12 मेरी वहाँ से नागौर से हुई। स्कूल में भी कई बार ऐसे होता था कि एक थोड़ी सी इंफीरियोरिटी फील होती थी कि टीचर है जो पैसे वाले बच्चे हैं उनको ज़्यादा वो रिस्पेक्ट देते थे, मतलब उनके साथ एक अलग बिहेवियर करते थे, लाड, और जो हम जैसे थे तो उनके लिए अलग थे। मैं उस वैक्यूम को बढ़ने के लिए और ज़्यादा पढ़ता था, पढ़ाई करता था। मेरे पास यही एक वेपन था। कई बार ऐसे होता था कि स्कूल में जब फीस लेट हो जाते, पापा की सैलरी वगैरह लेट हो जाती,
तो स्कूल में प्रार्थना प्रेयर्स होती थी, तो उसमें अलग लाइन बना देते थे जिनकी फ़ीस जमा नहीं है। वहाँ थोड़ा सा ह्यूमिलेटिंग फील होता और थोड़ा सा इन्फीरियरिटी, फ्रेंड्स को भी मैं घर नहीं ला पाता। वो मेरे पास पढ़ने के लिए आते थे तो मैं उनको कहता यार मैं ही आपके घर आ जाऊँगा। तो अब मैं सोचता हूँ कि यार वो एक मेरे लिए एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी। मुझे इसके बजाय एक एम्पावर्ड फील होना चाहिए कि मैं उस बैकग्राउंड से जो है, समाज का सबसे वंचित बैकग्राउंड से आके और जो प्राइवेट स्कूल में उन बच्चों से मैं कम्पीट कर रहा हूँ। तो ये वो मेरी स्ट्रेंथ थी, लेकिन उस टाइम शायद मैं बच्चा था और इन चीज़ों को ज़्यादा जानता नहीं था। उसके बाद मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया और उसी टाइम मुझे एक इंटरव्यू पढ़ने का मौका मिला गोविंद जायसवाल सर का, जिनका हेडिंग थी न्यूज़पेपर की रिक्शा चालक का बेटा बना IAS। और इस नाम से उन्होंने उनके पिताजी साइकिल रिक्शा चलाते थे और उन्होंने IAS जो है वो पास किया था, IAS सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम। तो उससे मुझे भी इंस्पिरेशन मिली कि एक ट्रक ड्राइवर का बेटा है वो भी IAS पास कर सकता है इस एग्ज़ाम को। और मैंने तैयारी स्टार्ट की। फिर तैयारी के दौरान मैंने कहीं ना कहीं ऐसे ओवर एम्बिशियस हो गया। तो मैं नए बच्चों को यही कहना चाहूँगा कि आप प्रैक्टिकली इस एग्ज़ाम की नेचर को समझें और पेशेंस रखें, ओवर एम्बिशियस ना हो, रियलिस्टिक हो, और एक मेंटर बहुत ज़रूरी है। तो मैं ओवर एम्बिशियस हो गया। जब फर्स्ट अटैम्प्ट में नहीं सिलेक्शन हुआ तो बहुत ज़्यादा निराश हो गया और उस निराशा में चीज़ें हैं वो नेगेटिव हो गई। बहुत 3-4 साल तक तो ऐसे ही शौक में ही निकाले कि यार क्या हो गया, बहुत मतलब जो मेरा सबसे प्रोडक्टिव टाइम था वो वेस्ट हो गया था। लेकिन फिर भी मैंने हार नहीं मानी। मेरे पिताजी हमेशा ही मोटिवेट करते थे कि बेटा कोई नहीं, करो आप तैयारी और भगवान के घर देर नहीं। जो भी कैंडिडेट्स है उनमें स्टूडेंट्स में जनरली स्ट्रेस लेवल बहुत हाई होता है। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट आप सीखो, योगा मेडिटेशन करो, थोड़ा बहुत रनिंग एक्सरसाइज करो, जगह को चेंज करो, पीसफुल एनवायरनमेंट में रहो। आजकल तो डिसेंट्रलाइजेशन हो गया इस एजुकेशन का, आप ऑनलाइन कोचिंग कर लो, अपने घर के आसपास रहो जहाँ आप पीसफुल एनवायरनमेंट हो। इस कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट दिल्ली जाना भी ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो आप कभी भी ऐसा स्टेप मत उठाना जिससे कि आपको पेरेंट्स को बहुत दुख हो और सोसाइटी को एक लॉस हो। ये सोसाइटी इज़ नॉट एन ऑप्शन, ठीक है। और जो नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं यही कहूँगा कि जीवन में हमेशा आप एक बड़ा सपना देखो। डॉक्टर कलाम का एक वो कोटेशन है, उन्होंने भी जो है एक अखबार बेचने से अपना करियर आरंभ किया था और देश के राष्ट्रपति बने थे, मिसाइल मैन बने थे। तो कैसे किया उन्होंने, अपने सपने को देखा और पूरा लाइफ उनके लिए डेडिकेट कर दी। तो आप भी जिस फील्ड में भी जाना चाहते हो, जहाँ भी जाना चाहते हो, पूरा डेडिकेशन से जाओ आप और ज़रूर आप सफल होगे। थैंक यू वेरी मच।